प्रिय बच्चों, आज हम अ, धान के एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में विवेचन करेंगे। भारत में हरित क्रांति का जो काल रहा 1963 से 1983, इस दौरान धान की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया और विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं उनको भी जो है खोज की गई और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि जो इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाए। इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए भूमि का मैक्सिमम उपयोग किया जाए। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो एक बीमारियां चली आ रही थीं धान के अंदर, तो वो जो बीमारियों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त बीमारियां भी उसमें आने लगी और नतीजा ये हुआ कि उसको नियंत्रित करने, प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए अनजस्टिफाइड वे में कवकनाशियों का, कीटनाशियों का, खरपतवारनाशियों का आदि का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण पर्यावरण भी समस्या बना। इन सब कारणों के कारण ये आवश्यकता पड़ी कि रोग प्रबंधन इस तरह से किया जाए, समन्वित रूप में किया जाए कि उसमें जहाँ उत्पादन तो बढ़े लेकिन पर्यावरण व अन्य घटकों पर प्रभाव न पड़े तथा जो अधिक केमिकल का प्रयोग करने से जो टॉक्सिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उन इम्पैक्ट्स को भी रोका जा सके। अगर हम देखें तो भारत में धान की फसल पर लगभग 52 से अधिक रोग का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें से मुख्य जैसे ब्लास्ट रोग मैग्नीफोर्टी ग्रीशिया से होता है, ब्राउन स्पॉट या भूरी पर्णचित्ती कॉक्लियोबोलस मियावियनस से होता है, लीप सीथ या ब्लाइट जो है जिसको हम कहते हैं पर्णाक्षीणता अंगमारी, ये थैनेटोफोरस कोकुमेरिस से होता है। इसी तरह से तल विगलन या बकानी रोग जिब्रेला फ्यूजिकोराई से होता है। इसी तरह से बैक्टीरियल ब्लाइट जेंथोमोनास पैथोवाराइजे से होता है। इसी तरह से येलोइंग डिजीज को हम देखें, पीत वामनता फाइटोप्लाज्मा एम्टुंग्रोवायरस के कारण होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो रोग हैं जो धान की फसल को रोग प्रभावित करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो इन सब रोगों को एक साथ रोकने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए एक समन्वित रोग प्रबंधन की आवश्यकता थी और ये पाया गया कि किन किन विधाओं को इनमें शामिल किया जाए कि समन्वित रोग प्रबंधन का मॉड्यूल तैयार हो जाए। तो उसमें सबसे पहला रखा है कि सिलेक्शन ऑफ सीड, कि जो बीज हम लें वो अच्छा बीज लें, रोग मुक्त बीज लें और रोग मुक्त के साथ साथ जो अच्छी सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या सीड कॉरपोरेशंस की एजेंसीज हैं, उनके द्वारा लें। विश्वसनीय होना चाहिए, जहाँ पर कि बीज प्रोडक्शन के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है। क्योंकि जो मार्केट में अगर आपने बीज अच्छा नहीं लिया है तो सारे ऑपरेशंस के बाद भी जो है रोग आने से या अन्य चीज़ों को नुकसान होने से आप नहीं रोक सकते। जर्मिनेशन परसेंटेज, वायबिलिटी परसेंटेज जिसको हम कहते हैं,
वो भी देखना चाहिए, पोटेंशियल भी देखना चाहिए। तो एक तो हमें जो है रोग रहित, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम रोगों की बात कर रहे हैं, तो रोग रहित या इनोकुलम रहित जो आपका सीड है उसका हमें चयन करना चाहिए। दूसरा है फील्ड सैनिटेशन। अगर सपोज कीजिए हमने बीज भी अच्छा ले लिया, उसमें डिजीज नहीं है या उसमें इनोकुलम नहीं है, लेकिन जो खेत है जिसमें हम धान की फसल ले रहे हैं उसमें पहले से ही अगर इनोकुलम पड़ा है, या यूँ कहिए कि वहाँ जो उत्पन्न हो रहे वीड्स हैं, खरपतवार हैं या प्लांट रेजिड्यूज हैं, उनके ऊपर उसका इनोकुलम है, तो हमारा सीड का फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा। इसलिए हमें सेकंड ये करना चाहिए कि फसल की कटाई के बाद जो खेत के चारों ओर जो अवशेष हैं, शस्यावशेष है, उनको समाप्त कर देना चाहिए, जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। और इसी तरह से जो कोलेटरल होस्ट अगर कोई है तो उसका भी पता लगाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल चक्र का उपयोग, क्योंकि ये तय हो चुका है कि अगर आप एक फसल बार बार लगाएंगे, मोनोक्रॉपिंग करेंगे, तो उसमें उसके जो कीट, उसके रोग और उसको नुकसान होने वाला माइक्रोफ्लोरा जो भी है, मैक्रोफ्लोरा है, वो लगभग स्थायी हो जाएगा, जो अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो ज़रूरी है कि हम क्रॉप रोटेशन फॉलो करें। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताओं वाली फसलें हैं उनको बोएं, तो उससे जो है इनोकुलम, सॉइल बॉर्न इनोकुलम है वो कम बनेगा और डिजीज होने के चांसेस कुछ हद तक कम पड़ेंगे। इसके बाद है सॉइल अमेंडमेंट, क्योंकि पडलिंग किया जाता है, हम मैन्योरिंग करते हैं, बार बार सॉइल को यूज कर रहे हैं, तो सॉइल के न्यूट्रिशंस की कमी होगी। इसी तरह तो हम चाहते हैं कि आप धान के खेत में रतन जोत, जेट्रोपा, नीम, मरगोसा, नारियल इत्यादि की खली 1 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से मृदोड़ रोगजनकों की तीव्रता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी का बुरादा और चावल की भूसी भी मृदा संशोधन के लिए काम में ली जा सकती है। अब ये है कि जो सॉइल अमेंडमेंट्स करते हैं हम, उनसे क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली कहा जाता है कि भाई खेत की तैयारी में आप देसी खाद भी डालिए। तो देसी खाद क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर है। इसी तरह से ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स हम डाल रहे हैं ये भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो क्या करते हैं कि सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के तत्व कम या ज़्यादा मात्रा में देते हैं नेचुरल फॉर्म में। तो उससे जो सॉइल है, उस सॉइल की जो पावर है, वो उसकी बफरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उससे वो प्लांट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और यूँ कहिए कि इनकी वजह से जो इनका डिकम्पोजिशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें कई माइक्रोफ्लोरा डेवलप होते हैं। प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं। उसकी वजह से जो है पौधा आसानी से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकता है, और जब पौधे को भोजन लेने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो उसमें एक प्रतिरोधकता भी डेवलप हो जाती है। तो इसका जो हम अमेंडमेंट करते हैं उसके डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो पौधे के फ्रेंडली माइक्रोफ्लोरा है वो मल्टीप्लाई करता है। जब वो मल्टीप्लाई करता है तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को एक कॉम्पिटिशन देता है अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। एंड दूसरा जो प्लांट है उस प्लांट को नरिश करके एनरिच कर देता है, तो उसमें भी अपना एक टॉलरेंस आ जाता है, उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसलिए हम ये अमेंडमेंट्स करते हैं। देन रॉगिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैथोलॉजी में कि अपरूट एंड बर्न, और सीधा सा प्रिंसिपल है कि रोगिंग का मतलब है कि हम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स
का यहाँ तात्पर्य ये है कि जब हम पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जिस पर डिजीज आ चुकी है, जिसके डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये वेराइटल की बात होती है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उसमें जो उस वैरायटी का नहीं है तो उसको आप निकाल दीजिए, लेकिन वो दैट इज़ द सेकेंड कॉन्सेप्ट। यहाँ पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको डिजीज आ रही है या नॉर्मल प्लांट नहीं दिख रहा है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है किसी भी वजह से, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और अगर आप वहाँ पे उसको रखेंगे तो उसमें डेफिनेटली जो है आप इनोकुलम बिल्टअप में मदद करेंगे। और जितना देर तक आप डायग्नोस करने में लगाएंगे, जितना इफेक्ट उसको मैनेज करने में लगाएंगे, उतना ही उसका मल्टीप्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के जो रोगी पौधे हैं, जैसे टुंगरो वायरस है, मोजेक अगर आपको दिख रहा है, फाइटोप्लाज्मा का येलो डिजीज़ का कोई सिम्टम्स आपको आ रहा है, तो इनको तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए और उखाड़ के या तो मड़ा में बरेड कर देना चाहिए या फिर उसको जला देना चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है हम इसके आईडीएम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन और द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, फसल पोषण प्रबंधन और उचित उर्वरीकरण। कई बार हमने देखा है कि जैसे नाइट्रोजन की मात्रा अगर आप देंगे तो प्लांट वल्नरेबल हो जाएगा, सहिष्णु हो जाएगा, इसलिए इसको एक बैलेंस में देना चाहिए। जैसे पोटेशियम की कहीं कमी है तो पोटेशियम देना चाहिए, जिंक की कमी है तो जिंक दीजिए आप, सल्फ़र की कमी है तो सल्फ़र दीजिए। तो इनको प्रयोग करके भी हम रोगों को जो है बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रोगों की उग्रता पोषण असंतुलन, मुख्य पोषक तत्वों कमी और पौधों के शरीर क्रियात्मक अव्यवस्था का कारण बन जाती है। अतः खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की संतुलित मात्रा में दिया जाना चाहिए। अधिक नाइट्रोजन उर्वरकन के कारण ब्लास्ट, सहसामारी, पर्णचित्ती रोग और जो है अधिक प्रकोप प्रकट होते हैं। इसी तरह से पोटेशियम की कमी से जो है ब्लास्ट रोग, स्क्लेरोशियम डिजीज, ब्राउन स्पॉट डिजीज, ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट और एफ्लैंकॉइड, बेसियाई, नेमाटोड्स अधिक दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर हम जिंक की कमी देखें तो उसमें राइस का खैरा रोग हो जाता है। तो अतः हम कोशिश ये करते हैं कि जो फसल का प्लानिंग करें, क्रॉपिंग स्कीम बनाएं उसकी, तो उसमें जो है हम जो फर्टिलाइज़र्स देते हैं वो बैलेंस फर्टिलाइज़र दें, नाइट्रोजन भी दें, फास्फोरस भी दें, पोटेशियम भी दें और जिंक भी दें, ताकि ये बीमारियां कम हो और पौधे में प्रतिरोध बना रहे, उत्पादन अधिक हो। रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, सबसे जो आईडीएम है उसके अंदर अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल वेपन है ये एक तरह का। यूँ मान लीजिए कि हम सिलेक्शन करें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का, और जो रेजिस्टेंट वेराइटी रिपोर्टेड हैं उन रेजिस्टेंट रिपोर्टेड वेराइटीज़ का प्रयोग करें, क्योंकि जो इनहेरेंट चीज़ है उसको कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल अगर आप करते हैं उससे हमेशा वो बेटर होता है, क्योंकि उसमें जो पौधा है उसका अपना बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि पैथोजन के साथ कॉम्पीट करता है, यो कहिए कि उसको रोकता है, उसको रेसिस्ट करता है। अब ये जो रेसिस्टेंस है वो उसका वेराइटल, जब हम रेसिस्टेंस वेराइटी कहते हैं तो उसका फंक्शनल हो सकता है, उसका बायोकेमिकल हो सकता है, या और कोई उसका तरीका हो सकता है जिसके कारण उस पर ये प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतिरोधी किस्मों का हमें जो है प्रयोग करना चाहिए। देन कम्स सीड ट्रीटमेंट। जिस तरह से एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को अगर आपने वैक्सीन लगा दिया है तो उसमें आपने एक तरह से एक इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी उसमें डेवलप कर दी। जो चीज़ उसमें नहीं था उसमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप कर दी।
तो उसने में रोगों के प्रति उसमें प्रतिरोध पैदा हो गया। उसी प्रकार हम जो सीड है, बीज है, उसको अगर हम उपचारित कर देते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर सीड या इनोकुलम अगर आपके बीज पे है तो वो मर जाएगा। नंबर दो क्या है कि बीज जहाँ जाके सेटल होगा सॉइल में, अगर उसके चारों तरफ भी कोई पैथोजन है तो उस पैथोजन को भी मार देगा। एंड तीसरा ये करता है कि भी जब आप सीड बीजोपचार करते हैं तो वो जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है उसको भी इन्फेक्ट होने से बचाता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कारण है जिससे कि जो अकरेंस ऑफ दी जो डिजीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, और इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी हमारा कम आता है, क्योंकि माइक्रोजम्स बहुत बार नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। जब सिम्टम्स आते हैं तभी आपको पता चलता है, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम अगर प्रिकॉशनरी बीजोपचार कहते हैं तो ये सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी इफ़ेक्टिव यूँ कहिए कि प्रोटेक्शन मेजर है जो कि करना चाहिए। अगर मार्केट से उपचारित सीड भी आता है तो भी हमें उपचार करना चाहिए। क्यों? कि कई बार मार्केट वाले ने जो सीड सप्लायर है उसने पैसा बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया नहीं किया, उसने बैग पे लिख दिया इट इज़ ए सीड ट्रीटेड। तो हमें इस तरह की चीज़ों का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हम देखें तो रोगजनक वक्र बीजों के भीतर गहरे ऊतकों को उपस्थित होते हैं। अतः अब इसके डिफरेंट वे हो सकते हैं कि जैसे 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट के लिए उष्ण जल या तप्त जल हॉट वाटर ट्रीटमेंट देके भी हम निवेश दर्जे को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बानिजिन, बाविस्टिन, बिनोमिल बैनलेट आदि से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से उपचारित करके भी हम बीज को उपचारित करके माइक्रोजम्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से ट्राईसाइक्लोजोल जो कि 75 WP द्वारा मिलता है कि 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके भी काफ़ी दान के रोगों को हम रोक सकते हैं। इसी तरह बीजों को बैक्टीरियल डिजीज से बचाने के लिए एग्रीमाइसिन के 0.25% गोल व क्लेदनीय WP या सेरेसन 0.05% के गोल में 8 घंटे तक रखने के बाद 30 मिनट के लिए 52 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान के उष्ण जल उपचार कर भी बीजोट संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। तो इन डिफरेंट टाइप की जो आपके बीजोपचार है उनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें प्रिकॉशन ये लेनी है कि जब आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं तो टेम्परेचर को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये एम्ब्रियो को डैमेज कॉज कर सकता है। तो जहां हम बीज को रोगजनक से बचा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हम उसकी जो वायबिलिटी है उसके एम्ब्रियो को नष्ट, तो ये प्रिकॉशन हमें इसमें लेनी होगी। तो इस प्रकार हम बीजोपचार के द्वारा IDM में इनकॉर्पोरेट करके भी हम रोगों को रोक सकते हैं। इसके बाद आता है मृदा उपचार। तो अगर सूत्र गेहूँ धान के अंदर सूत्रकृमियों से होने वाले उत्पन्न होने वाले रोग जैसे मेंटेक रोग जो कि हिट्स मेनियला और आईजी के द्वारा होता है, इसी तरह से हेट्रोडेरा और आईजी कोला के द्वारा होने वाला सिस्ट नेमेटोड, इसी तरह से एफ्लैंकॉइडीज बेसियाई और डाइटिलियंकस एंगुस्टस जैसे नेमेटोड्स को हम मृदा उपचार करके नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हमें DD मिश्रण 222 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर नेमाफॉस, जिनोफॉस आदि का 8 किलोग्राम सक्रिय तत्व का प्रयोग करके भी हम मृदा को उपचारित कर सकते हैं। इस प्रकार डिफरेंट या कार्बोफ्यूरॉन है उसका प्रयोग करके भी हम मृदा को उपचारित कर सकते हैं, जिसके कारण जो धान में होने वाले नेमाटोड्स हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा पौध, क्योंकि धान की खेती अक्सर पौध निर्माण करके की जाती है, तो जो सीडलिंग मटेरियल है उस सीडलिंग मटेरियल को भी हम प्री प्लांटिंग डिप ट्रीटमेंट देकर भी हम जो है रोगों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हम 300 से 500 ppm का एथोप्रॉप या एथोप्रोफास 150 से 300 ppm या थायोनेजिन और नेमाफॉस आदि का 200 ppm का सॉल्यूशन बनाकर उसमें 15 मिनट तक प्लांट्स को डिप करके, और उसके बाद अगर हम उनको स्थापित करते हैं तो उससे कई सारे जो रोग हैं वो रोग नहीं आते हैं। इसी तरह से हम जो है इसको बैक्टीरियल डिजीज से बचाने के लिए हम किसी भी ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलॉन क्यूप्रोविट में डुबोकर भी हम जो है लगा सकते हैं। तो जो पौध है उस पौध को रूट्स हैं उनको टिप करके ट्रांसप्लांट करने से भी हम रोगों को रोक सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइलैक्टिक फॉलियर स्प्रे हैं। जब यदि डिजीज आ जाती है या नहीं आती तो प्रिकॉशनरी हम जो है कुछ चीज़ें जैसे एडेनोफोस या हिनोसिन का 1 लीटर प्रति 1000 लीटर 3-4 छिड़काव, कार्बेंडाजिम या बाउस्टिन 50 WP 1 किलोग्राम इन 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर 3 छिड़काव। पहला छिड़काव नर्सरी में, दूसरा छिड़काव पुष्पगुच्छ प्रारंभ होने पर और तीसरा छिड़काव बाली आते समय आप करते हैं तो ये काफ़ी प्रभावी रहते हैं। इसी प्रकार अच्छद या पर्णछिद्रता जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, इसको नियंत्रण के लिए भी कार्बेंडाजिम के द्वारा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचार के साथ साथ 2 से 3 छिड़काव 250 से 500 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर में मिला के छिड़कने से फ़ायदा होता है। इसी तरह से आइसोप्रोडियोन रोवरोल के साप्ताहिक छिड़काव के द्वारा भी फ़ायदा होता है, या प्रोपेकोनाजोल या लिस्ट जो का 0.11 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 छिड़काव। पहला छिड़काव पुष्प निकलते समय और तीसरा छिड़काव उसकी स्लिट ऑफ या जो शीत जो स्टेज है उस पर करने से फ़ायदा होता है। इस प्रकार हम जो जीवाणु जनित रोग हैं उनका अंदर ये विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाकर, इसके अलावा हम जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रयोग करके भी हम आईडीएम जो है वो लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का एक सामूहिक प्रयोग करके हम धान की फसल का समन्वित रोग प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद।